हेलो एवरीवन। आज अपन टैक्स ऑडिट का फॉर्म 3CB एंड 3CD पे पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कशन करेंगे। मैंने पूरे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे नोट डाउन कर लिए हैं एंड लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले दो फॉर्म रहता है, एक 3CB एंड दूसरा 3CD। 3CB में यू विल सी दैट दे आर मैक्स टोटल 5 ही पॉइंट है एंड इसमें से भी मैक्सिमम चीज़ें ऑटो फिल हो जाती है। यहाँ पे क्लाइंट का नाम और नाम आ जाता है, यहाँ पैन नंबर आ जाएगा, एड्रेस। उसके बाद मेन पॉइंट 5 है जहाँ पे अपन को कुछ भी ऑब्जर्वेशन या क्वालिफिकेशन लिखना है तो ये पॉइंट 5 में लिखते हैं। फॉर्म 3CD विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे टोटल 44 क्लॉज है एंड इसके भी दो पार्ट है, एक पार्ट ए विच इज़ बेसिक्स इंट्रोडक्टरी, पार्ट बी जिसमें पूरी डिटेल्स जाती है। पार्ट ए में नेम, एड्रेस, पैन, GST नंबर, स्टेटस मतलब यहाँ पे इंडिविजुअल, पार्टनरशिप फर्म, कंपनी, ये सब डिटेल्स आती है। फाइनेंशियल ईयर की डिटेल आ गई, असेसमेंट ईयर की डिटेल आ गई। इंडिकेट रेलेवेंट क्लॉज ऑफ सेक्शन 44AV अंडर विच ऑडिट हैज़ बीन कंडक्टेड। तो इसमें जनरली एक ऑप्शन दिया रहता है, जनरली वेयर टर्नओवर क्रॉसेस लिमिट है 1 CR। वेदर द असेसी इज ऑप्टेड फॉर न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम, तो ये अपन साथ में कंप्यूटेशन बनाते हैं, उससे अपन को क्लियर हो जाता है। पार्ट बी का क्लॉज 10, नेम ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, यहाँ पे ऑटोफिल होता है। सेक्टर होलसेल एंड रिटेल ट्रेड या जो भी सेक्टर है, सर्विस सेक्टर वॉट एवर, वो यहाँ पे फील्ड ही रहता है। अगर मतलब न्यू ऑडिट है तब भरना पड़ता है, अदरवाइज लास्ट ईयर से कुछ बिजनेस के नेचर में चेंज नहीं हुआ है तो ये ऑटोफिल्ड ही रहेगा। वेदर बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 44AA, इसमें यस आएगा। यहाँ पे आपका एड्रेस आता है और बुक्स की डिटेल, बुक्स ऑफ अकाउंट्स की डिटेल की कैश बुक, लेजर, कंप्यूटराइज ये मेंटेन है। क्लॉज नंबर 11। क्लॉज नंबर 13, मेथड ऑफ अकाउंटिंग एम्प्लॉयड मर्केंटाइल सिस्टम, 100% यही सिस्टम फॉलो करते हैं, देयर इज़ नो अदर सिस्टम, मतलब कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग अपन फॉलो नहीं करते हैं। मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, इसकी डिटेल यहाँ बढ़नी रहती है। पॉइंट नंबर 17, व्हेनेवर कोई भी कैपिटल एसेट, लैंड और बिल्डिंग इज़ ट्रांसफर्ड और सोल्ड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एंड उसकी कंसिडरेशन मतलब जो उसकी सेल वैल्यू है इज़ लेस देन एज पर स्टेट गवर्नमेंट वैल्यू एज पर सेक्शन 43C और 50C, उसकी डिटेल यहाँ पे डालनी रहती है। मतलब जब भी जो प्रॉपर्टी सेल हो रही है वो अगर यदि स्टेट गवर्नमेंट की वैल्यू से कम है तो उसकी पूरी डिटेल यहाँ पे डालनी रहती है। टेबल 18 इज़ एनेक्चर फॉर डेप्रिसिएशन, इसमें ध्यान ये देना है कि जब भी कोई नया एसेट परचेज हो रहा है या एसेट सोल्ड हो रहा है ड्यूरिंग द ईयर तो उसका डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन में इम्पैक्ट पड़ता है। हाफ डेप्रिसिएशन या फुल डेप्रिसिएशन, जब ये एसेट परचेज होता है तो उसके अनुसार डिसाइड होता है कि हाफ डेप्रिसिएशन लगेगा या फुल डेप्रिसिएशन लगेगा। अगर यदि अक्टूबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इन फर्स्ट 6 महीने में लेते हैं तो फुल डेप्रिसिएशन लगता है। और अगर यदि अक्टूबर से लेते हैं, अक्टूबर से मार्च के बीच में लेते हैं तो हाफ ही डेप्रिसिएशन का बेनिफिट मिलता है। इसका पूरा एनेक्चर बनता है जो कि ये लास्ट में अटैच्ड है। इसमें फिक्स एसेट का नाम, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, उसका ओपनिंग बैलेंस क्या है, फिर यहाँ पे दिया हुआ है ये सब कुछ एडजस्टमेंट है और फिर उस वैल्यू जिस पे डेप्रिसिएशन लगाना है। उसके बाद क्या एडिशन हुआ थ्रू आउट द ईयर, एडिशन, डिडक्शन ड्यूरिंग द ईयर, इन विच केस ऑफ एनी एडिशन और एसेट डेट पुट टू यूज़ इंक्लूडिंग एडजस्टमेंट, मतलब कोई भी इसमें एसेट नया आ रहा है या सोल्ड आउट हो रहा है वो यहाँ पे प्लस होएगा या माइनस होएगा। उसके बाद सीधा यहाँ पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो जाएगा। ये डिटेल्स है। दैट वाज एनेक्चर 18। क्लॉज 18। इसके बाद कोई भी ऐसा एक्सपेंडिचर विच इज़ इन ऑफेंस और इज़ इन प्रोहिबिटेड बाय लॉ और एक्सपेंडिचर बाय वे ऑफ पेनाल्टी, मतलब कोई भी तरीके की पेनाल्टी विल नॉट बी अलाउड इन PNL, तो इसको अपन को एक बार चेक करना रहेगा। अभी अपन कौन से क्लॉज में, क्लॉज 21 का बी, क्लॉज 21 का बी
पेमेंट ऑन विच TDS वॉज सपोज टू बी डिडक्टेड बट नॉट डिडक्टेड। ये जब टैली चेक करते तो उसमें ये एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि इन एंड हेड में जनरली TDS डिडक्ट होना चाहिए, बट अगर ये नहीं होता है तो वो सब की डिटेल यहाँ पे भरनी रहती है। इंटरेस्ट का पेमेंट, कमीशन, रेंट, परचेज, कॉन्ट्रैक्ट, ये सब में TDS का डिडक्शन होना चाहिए रहता है सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस, एंड उसको चेक करते हैं। इफ़ TDS इज़ नॉट बिन डिडक्टेड तो उसकी डिटेल्स अपन यहाँ पे फिल करते हैं। क्लॉज 21 का डी, सेक्शन 40A3 ये कहता है कि कोई भी कैश पेमेंट शुड नॉट बी मोर देन इन 10K। 10,000 से ज़्यादा का कोई भी कैश पेमेंट अलाउड नहीं है। इसके लिए पेमेंट साइट चेक करना रहेगा, जो भी सॉफ्टवेयर है या टैली है उसका आपको पेमेंट साइट कैश बुक का चेक करना रहेगा, और उसमें फ़िल्टर लगाना रहेगा कि अमाउंट बढ़ते क्रम से घटते क्रम यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाए। तो जो भी पेमेंट है आप पेमेंट साइट चेक करोगे, अमाउंट डिसेंडिंग ऑर्डर में रहेगा तो आप चेक कर पाओगे कि 10,000 से बड़ा कैश पेमेंट कौन सा है, एंड उसकी डिटेल्स यहाँ पे भरनी रहती है। सॉर्ट करने के लिए टैली में F12 प्रेस करना है, सॉर्टिंग सेलेक्ट करना है, अमाउंट डिक्रीजिंग। क्लॉज 23 सेक्शन 40A2B, ऐसा कोई भी पेमेंट जो कि रिलेटेड पार्टी को हो रहा है उसकी डिटेल्स यहाँ पर नहीं रहती है। किसको पेमेंट हो रहा है, उनके साथ क्या रिलेशन है, किस दिन हुआ, टोटल अमाउंट, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, पैन ऑफ रिलेटेड पार्टी, आधार नंबर। अब कौन कौन सा पेमेंट है जो रिलेटेड पार्टी को हो सकता है, जनरली दिस इज़ जस्ट एन एग्जांपल, इसके अलावा भी और कोई पेमेंट हो सकता है। इंटरेस्ट, रेंट, कमीशन, परचेज, सैलरी, कॉन्ट्रैक्ट, जनरली ये सब ही हेड के पेमेंट आते हैं और दूसरे हेड के भी पेमेंट आ सकते हैं। क्लॉज 31 269 SS, इसमें लिमिट स्पेसिफाइड है 20,000। ये लिमिट ये कहता है कि कोई भी एसएससी को, सेक्शन 269 SS ये कहता है कि कोई भी एसएससी को 20,000 और मोर में इन कैश लोन लेना या डिपॉजिट लेना अलाउड नहीं है। क्यों अलाउड, इसके पीछे रीज़न ये है कि आपकी जो कैश सेल्स हो रही है, जो आप यानी कि ब्लैक में सेल कर रहे हैं, उसको आप अपनी बुक्स में ना ला पाए थ्रू लोन और डिपॉजिट, इसके लिए गवर्नमेंट ने ये रूल बनाया है। अब यहाँ पे जो रिपोर्टिंग है इसमें अपन को ये देखना है कि भले वो कैश से हो या बैंक के थ्रू भी लोन आ रहा हो, उसकी डिटेल अपन को यहाँ पे देना है। नेम ऑफ लेंडर और डिपॉजिटर जिससे लोन लिया जा रहा है, एड्रेस आ जाएगा, पैन नंबर आ जाएगा, आधार नंबर आ जाएगा, टोटल अमाउंट कितना लिया गया, और वेदर द लोन डिपॉजिट वॉज स्क्वेयर्ड अप। स्क्वेयर्ड अप का मतलब कि फिनिश हो गया था, 10 लाख का लोन लिया, 10 लाख वापस कर दिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अगर दी इसका आंसर येस और नो रहेगा। अगर दी लोन क्लोज हो गया तो येस, अदरवाइज नो। मैक्सिमम अमाउंट आउटस्टैंडिंग, तो इसके लिए ये चेक करना है कि आप टैली में जो रनिंग बैलेंस है उसको व्यू कर लोगे, और जो मैक्सिमम अमाउंट आपको दिखेगा आउटस्टैंडिंग थ्रू आउट द ईयर उसको यहाँ पे फिल करना है। वेदर द लोन और डिपॉजिट वॉज टेकन और एक्सेप्टेड बाई चेक, तो इसमें अपन को RTGS सेलेक्ट करना है। अगर यदि ऑफकोर्स वो बैंकिंग के ही थ्रू रहता है लोन, तो इसमें अपन को RTGS सेलेक्ट करना है। पर्टिकुलर्स ऑफ ईच स्पेसिफाइड सम इन अमाउंट एक्सीडिंग, दिस इज क्लॉज 31 का A, 31 का B। 31 का A ही फिल करना है अपन को। अब 31 का जो B है उसका A पार्ट है वो भरना है। पर्टिकुलर्स ऑफ ईच रिसीट इन अमाउंट एक्सीडिंग लिमिट स्पेसिफाइड इन सेक्शन 269 ST, इसकी लिमिट है 2 lakhs फ्रॉम अ पर्सन इन अ डे और in respect of single transaction or in respect of transaction relating to a one event or occasion from person during previous year where such receipt is otherwise by a check or bank draft। मतलब कोई भी रिसीट मोर देन 2 lakhs कैश में आ रही है तो उसकी डिटेल यहाँ पे देना है। एज पर दिस सेक्शन, मतलब 2 लाख से ज़्यादा का रिसीट कैश में अलाउड नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो अपन को रिपोर्ट करना है वहाँ पे जिससे भी रिसीव हो रहा है उसका नाम, उसका एड्रेस, पैन नंबर, आधार नंबर, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, अमाउंट ऑफ रिसीट और डेट ऑफ रिसीट। सेक्शन 269T, पर्टिकुलर्स ऑफ ईच रीपेमेंट हो रहा है यहाँ पे, रीपेमेंट। तो सबसे पहले था सेक्शन 269 SS जिसकी लिमिट थी 20,000, फिर आया सेक्शन 269
एस टी जिसकी लिमिट है 2 लाख। फिर सेक्शन 269 टी रीपेमेंट ऑफ लोन, उसकी वापस लिमिट है 20,000। सेम डिटेल्स यहाँ पे वापस फिल करना है। क्लॉज 33 जिसमें डिडक्शंस की डिटेल भरना है, ओनली इन केस ऑफ ओल्ड रिजीम, बिकॉज न्यू रिजीम में डिडक्शन नॉट अलाउड है। क्लॉज 34 वेदर सीसी रिक्वायर्ड टू डिडक्ट और कलेक्ट टीडीएस, तो अपना जो सॉफ्टवेयर है उससे यहाँ पे टीडीएस का पूरा डाटा इंपोर्ट हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि जो टीडीएस जिस कोड में फाइल हुआ है और अपन ऑडिट जिस कोड में बना रहे हैं दोनों अलग अलग है, तो उसमें ऑप्शन देता है इंपोर्ट फ्रॉम अनदर कोड। वो अनदर कोड से आप सेलेक्ट करेंगे तो क्लॉज 31A एंड 31B दोनों ऑटो फिल हो जाएगा। एक बार 34A का मैं आपको डिटेल बता देता हूँ। यहाँ पे 10 नंबर आएगा, सेक्शन नंबर आएगा, नेचर ऑफ पेमेंट आएगा, टोटल अमाउंट ऑफ पेमेंट, क्लॉज 3 और 4 जनरली सेम रहेगा। क्लॉज 3, 4, 5 ये तीनों भी सेम रहेंगे। अमाउंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड, कितना टीडीएस डिडक्ट हुआ है, टोटल अमाउंट ऑन विच टैक्स वाज डिडक्टेड और कलेक्टेड एट लेस, जनरली ये मतलब कॉलम नंबर 8, 9 ये सब ब्लैंक रहते हैं। फिर ये कब कब रिटर्न फाइल हुआ उसका डिटेल भरना है यहाँ पे। क्लॉज नंबर 35 यहाँ पे अपन को क्लोजिंग स्टॉक की डिटेल लेनी रहती है, फॉर ट्रेडिंग कंसर्न के लिए अलग, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के लिए अलग। क्लॉज नंबर 40 डिटेल्स रिगार्डिंग टर्नओवर ग्रॉस प्रॉफिट, यहाँ पे ऑटो फिल हो जाता है अपने सॉफ्टवेयर से, पूरा टर्नओवर आ जाएगा और ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट और स्टॉक टर्नओवर रेशियो। Please furnish detail of demand raised or refund issued during previous year under any tax law other than Income Tax Act। तो जीएसटी पोर्टल और टीडीएस पोर्टल चेक करना रहेगा और कोई भी डिमांड या रिफंड इशू है तो वो यहाँ पे फिल करना रहेगा। क्लॉज 44 इज ब्रेकअप ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ एंटिटीज रजिस्टर्ड और नॉट अंडर जीएसटी। इसके लिए अपन यहाँ पे क्लॉज 3, ये जो क्लॉज 44 है इसके लिए अपन वर्किंग करते हैं, टैली से पूरा जो पीएनएल है उसको एक्सपोर्ट करते हैं एक्सेल में एंड देन उसमें बाइफर्केशन करके वर्किंग करते हैं। बस इतना ही था। यहाँ पे मैंने पूरे इंपॉर्टेंट क्लॉजेस भी लिख दिए। क्लॉज 18 डेप्रिसिएशन, जिसमें आपको परचेज एंड सेल ड्यूरिंग द ईयर, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इसका खास ध्यान देना है। क्लॉज 21D सेक्शन 40A3 ये कहता है कि कोई भी पेमेंट इन शुड नॉट बी इन कोई भी पेमेंट इन कैश शुड नॉट बी मोर देन 10,000। क्लॉज 23 जो कि होता है रिलेटेड पार्टी, 2 और 3 रिलेटेड है। क्लॉज 23 रिलेटेड पार्टी, 40A2B कोई भी रिलेटेड पार्टी को पेमेंट हो रहा है उसकी डिटेल यहाँ पे डालनी है। क्लॉज 31A सेक्शन 269SS लिमिट 20,000। क्लॉज 31BA 269ST लिमिट 2 lakhs, 269T 20,000। क्लॉज 31C क्लॉज 33 में डिडक्शन की डिटेल। क्लॉज 34A एंड B में टीडीएस जो कि सीधा इंपोर्ट हो जाएगा। क्लॉज 35ABC इसकी वर्किंग करना रहेगा अपन को एक्सेल में। एंड क्लॉज 40 रेशियोज। क्लॉज 44 जीएसटी। दैट्स ऑल फॉर फॉर्म 3CB एंड 3CD। थैंक यू।